मोस्ट ऑफ लर्नर क्लास में सेट बना लेते हैं, रिवाइज करते हैं तो बना लेते हैं, बट अगर एक टाइमर लग जाता है, एक टिक 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 टाइमर लग जाता है, उस मोमेंट पे उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से ही जब तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, हर सेट को 15 to 20 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करो। सोचो जरा कि तुमने किसी चीज को 10 मिनट सॉल्व किया और जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक तुमने गलत आंसर दे दिया, तो टाइम तो गया ही गया, प्लस तुम्ही जो कॉन्फिडेंस था कि मार्क्स आएंगे वो भी गए। तो ना, जो अटेम्प्ट करो सॉलिडिटी के साथ अटेम्प्ट करो, कोई भी तुक्के की तरफ मत जाओ। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली लास्ट 6 मंथ बचे हैं और जिसमें सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इम्प्रेशन में तुम लोगों की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, प्लस इसमें अगर सेक्शनल मॉक देने हैं तो वो कैसे टारगेट करें, इवन टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे टारगेट करें, फुल लेंथ मॉक का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा यूनिक है तुम्हारे क्वांट और वीआरसी से, तो इस यूनिक सब्जेक्ट के अंदर अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे बिल्ड करें, कैसे सेट को क्रैक करें। ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, एवरी न्यू लर्नर्स जो एलआरडीए में स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं हर उस पॉइंट का डिस्कशन करूंगा, 1 by 1 करूंगा, सो दैट कि तुम लोग आने वाले टाइम में अगर ऐसा इंप्लीमेशन करते हो अपनी सेल्फ स्टडी में, अपनी लाइव क्लासेस में, अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस में, इवन तुम रिपीटर हो तो भी अगर सेट सॉल्व करते टाइम वो चीज़ें माइंड में रखते हो, तो चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी। हर बार की तरह आज भी स्क्रीन पे कंप्लीट सिलेबस है। राइट हैंड साइड पे तुम लोगों का पूरा एलआर है, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम लोगों का पूरा डीआई का सिलेबस है। ये सिलेबस कहीं ना कहीं लास्ट 2017 टू 2024 में जो लाइव कैट के अंदर, रियल कैट के अंदर जो तुम्हारे सेट्स आए हैं उनके बिहाफ पे बनाया है, सो दैट कि जब तुम प्रिपरेशन करो तो थोड़ा टॉपिक वाइज जा पाओ, थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू टॉपिक बिल्ड कर पाओ। इसके साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तुम लोगों को ये कंप्लीट 6 मंथ का रोड मैप बताने के लिए कि मॉक को कैसे अप्रोच करना है, प्लस मॉक के अंदर कैसे तुम बेस्ट स्कोर कर सकते हो, अपनी रिजल्ट को बेस्ट कर सकते हो, अपनी एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। तो मैं ना हर पॉइंट पे बहुत डिटेल में बात करूंगा। उस डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा प्लानर अनअकैडमी की तरफ से है, वो है ये बैच। ये बैच अपने आप में बहुत यूनिक बैच है गाइस। इंडिया के 3 टॉप एजुकेटर फॉर क्वांट, एलआरडी, वीआरसी वो इस बैच में मिलेंगे। उनके द्वारा क्रिएटेड जितने मॉक है वो होंगे, लाइक सरल सर इसके अंदर पूरा कैट 25 के मॉक देखेंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर जो है वो कंटिन्यू वे में तुम्हें मिल रही होगी क्लासेस में। इवन इसमें वीआरसी के लिए हमारे न्यू एजुकेटर जूही मैम स्टार्ट करेंगे और ये सब कुछ डिटेल में रहेगा। प्लस रौनक सर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्वांट और एलआरडी की क्लास के साथ साथ, वो प्रैक्टिस सीट जिनका वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हें मिलने वाला है। आगे चलते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो तुम्हारे लिए। एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो तुम लोगों के माइंड में होता है वो है बिफोर टेकिंग द मॉक। मॉक देने से पहले मेरे माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या क्लियरेंस होनी चाहिए, सो दैट कि मैं मॉक में स्टार्टिंग से अच्छा स्कोर कर पाऊं, एक अच्छे लेवल पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। बेसिक में अगर मैं बताऊं तो तुम्हें परसेंटेज की नॉलेज, हाँ, रेशियो की नॉलेज, राइट एवरीवन, एवरेज की नॉलेज, नंबर की नॉलेज, राइट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई करना, कभी कभी पोर्शन डीआई में डिवाइड करना, स्क्वायर, क्यूब, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वांट की वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, राइट। एक है ना, कुछ टर्म्स यूज होती हैं लाइक मिनिमा, मैक्सिमा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमा बट मिनिमा, मिनिमा बट मैक्सिमा। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होता। कई बार एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है सेट में,
उसको रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली एक LRDA के सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए एज अ लर्नर तुम्हारा क्वांट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरा आता है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट का जो फंडा है, जैसे तुम्हें पता है कि हर स्लॉट में देर इज 40 मिनट और इन LRD सेक्शन देर इज 40 मिनट फॉर 4 to 5 सेट। अब मैनेजमेंट का सिनेरियो क्या है इसमें कि 40 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ सेट। उन 4 या 5 सेट में से ये सिलेक्ट करना कि ये मेरी रेंज का है कि नहीं है, ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ सेट बढ़ाने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ सेट करने पड़ेंगे, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करने की जो स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा। प्लस तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम को देख के ब्लैंक फील नहीं होना चाहिए। यहां टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से भी लो, मोस्ट ऑफ लर्नर क्लास में सेट बना लेते हैं, रिवाइज करते हैं तो बना लेते हैं, बट अगर एक टाइमर लग जाता है, एक टिक 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 टाइमर लग जाता है, उस मोमेंट पे उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से ही जब तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, हर सेट को 15 to 20 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करो। उससे तुम्हारी स्टार्टिंग की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी स्लो स्टार्ट होगी, या फिर ये कह दूं कि सेट कम बनेंगे, एक्यूरेसी कम आएगी, बट स्लोली स्लोली जो ग्राफ है वो अपग्रेड होता जाएगा, अपवर्ड जाएगा। रीजन बिहाइंड कि अब तुम्हें जो टाइमर का प्रॉब्लम था कि टिक टिक चलेगा तो मैं रिजल्ट कैसे करूंगा, मैं चीजें सॉल्व कैसे करूंगा, मैं किसी लाइन का मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करूंगा, मुझे सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि टाइम ना चला जाए, तो वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से अगर मैनेज करके चलोगे तो काम बन जाएगा। इसके बाद एग्जाम में कई बार होता क्या है कि तुम लोगों के पास कैट के अंदर वैरायटी ऑफ सेट्स आते हैं। अब उन वैरायटी ऑफ सेट्स में से तुमने प्रैक्टिस खूब सारे किए होते हैं, PYQ सॉल्व किए होते हैं। एग्जाम के टाइम पे कई बार कोई सेट अगर क्लिक नहीं हुआ तो ये डिसीजन लेना कि यार मुझे ये करना है कि नहीं करना, इसको तुम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक देके क्रिएट कर सकते हो। कि जब तुम लोग मॉक देते हो ना अच्छे क्वालिटी के, तो मॉक देते टाइम ये डिसीजन लेना कि यार वेन डायग्राम है, गेम एंड टूर्नामेंट है, रूट एंड नेटवर्क है, अरेंजमेंट है, सिलेक्शन बेस्ड पजल है, क्वांट बेस्ड पजल है कि DI है, इसमें ये इस टाइप का सेट मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, कैसे इसमें नंबर ऑफ मैं केसेस बनाऊं, एलिमिनेट कैसे करूं। तो ये सारी चीजों पे तुम्हारा है ना कमांड स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग मॉक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सेट थोड़ा सीखना है तुम्हें, प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। ठीक है। अगेन अब मॉक देते टाइम किस चीज का ध्यान रखें, ये जो जर्नी है ना तुम्हारी, बेसिकली ये ड्यूरिंग द मॉक ये जून के मिड में स्टार्ट हो जाती है और टिल नवंबर तक चलती है। रीड केयरफुली, ये चीज बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं बच्चे। कई बार जब एज ए टीचर मैं सॉल्व करता हूं, तुम्हें लगता है कि सर ने जैसे सीधा सॉल्व करना स्टार्ट किया हमें भी वैसे ही करना है। नहीं भाई, हम सब ने वो सेट हजारों बार सॉल्व किया है, तो उनके सारे नोब हमें पता है। पर तुम्हारे लिए तो एक नई कंडीशन है ना, एक नई प्रॉब्लम है, तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए उन प्रॉब्लम को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत जरूरी है न्यू लर्नर के लिए कि कोई भी सेट, चाहे वो कितना भी इजी, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, रीड करते टाइम कुछ भी चीजें पहले से नहीं माननी, या पहले से ही आइडिया नहीं लगाना कि ऐसा सा तो मैंने कर रखा है या ऐसा सा तो मुझे आता है। केयरफुली रीड करना है। एक छोटी सी लाइन का मतलब इफ और बट हो गया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और यही पूरा LRDA के अंदर मोस्टली लास्ट कुछ ईयर्स में देखा गया है कि तुम पढ़ते अपनी मर्जी से हो और लिखा कुछ और होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एक्यूरेसी को प्रायोरिटी पे रखना है। कई बार अपन क्या करते हैं, सेट में सर ने सोचा वैसे ही मैंने सोचा है, सब कुछ ठीक किया, सर ने 4 केस सोचे मैंने तो 3 ही सोचे, कुछ गलत नहीं है, गलती से रह गया एक। कई बार सिली एरर को कंसीडर नहीं करते, कई बार मैक्सिमा को मिनिमा निकाल देते, कई बार एटमोस्ट के केस में एटलीस्ट निकाल देते। तो मोस्ट ऑफ टाइम अपना दिमाग इतना शैतानी होता है कि अपन अपनी गलती नहीं मानते। अपन सोचते हैं कि यार ठीक है ना, ये तो सिली एरर्स थी, हो जाएगी सही। नहीं, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। गलत का मतलब गलत, सही का मतलब सही। एग्जाम में तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान से रखना सारे के सारे। अगर तुमने
3 आंसर को एग्जाम में 4 टिक किया है तो तुम्हें -1 ही मिलेगा। ये कोई सुनने वाला नहीं कि मैंने पूरा सॉल्व किया है और बाई मिस्टेक मैंने 3 की बजाय 4 लिख दिया। ये मिस्टेक एक्चुअल में इतनी डेंजरस है। सोचो जरा कि तुमने किसी चीज को 10 मिनट सॉल्व किया और जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक तुमने गलत आंसर दे दिया, तो टाइम तो गया ही गया, प्लस तुम्हें जो कॉन्फिडेंस था कि मार्क्स आएंगे वो भी गए। तो ना, जो अटेम्प्ट करो सॉलिडिटी के साथ अटेम्प्ट करो, कोई भी तुक्के की तरफ मत जाओ। ये क्विज नहीं है ना, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है कि 4 में से एक ऑप्शन चला गया कोई बात नहीं, 2 चले गए, नहीं। यहां का मतलब अगर तुमने कोई चीज सॉल्व की है तो उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी डैम श्योर होनी चाहिए कि सामने वाला ही गलत निकले, तुम गलत नहीं हो सकते। आई नो ये बोलना थोड़ा आसान है, करना और डिफिकल्ट है कि 100% एक्यूरेसी आएगी कैसे। बट यार स्टिल अगर तुम 10 अटेम्प्ट करते हो तो 8 9 सही होने चाहिए। ऐसा नहीं 10 अटेम्प्ट किए 4 सही हो रहे 3 सही हो रहे, वो तो फिर तुक्के हो गए ना। तो ये एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अटेम्प्ट करते टाइम ये स्ट्रेटजी रखना बहुत जरूरी है। क्या कि यार इस सेट को मैं सॉल्व तो कर लूंगा बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस सेट में 5 क्वेश्चन है, मुझसे तो एक ही बन रहा है, तो ये डिसीजन लेना कि ये हो तो जाएगा बट गिवन पर्टिकुलर टाइम में नहीं होगा, तो तुम्हें उस सेट को स्किप करना आना चाहिए। सम टाइम तुम मिडल ऑफ अ सेट ही रियलाइज करते हो कि इसमें बहुत सारी इक्वेशन बन रही है, नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं, अब इस सेट को करने में एटलीस्ट 20 मिनट और चाहिए। तो उस टाइम ये विल पावर होना एक लर्नर के पास कि फटाक से उस सेट को छोड़ो और नेक्स्ट पे मूव करो। 5 सेट होते हैं बेटा, अगर कोई प्रेशर ना दिया जाए ना तो हर वो लर्नर जिससे मैंने पूरे साल ट्रेन किया है वो 5 में से 3 सेट इजीली बना लेगा। बट मोस्ट ऑफ लर्नर वो 3 क्यों नहीं बना पाते कि वो सिलेक्शन ऑफ सेट ढंग से नहीं करते, स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट नहीं करते। 5 क्वेश्चन में से 2 बन गए, ऑलमोस्ट 2 से ज्यादा बनाओगे 20 मिनट और लगेंगे, तो वहां ये डिसीजन लेना कि ये सेट नहीं कर रहा अगले पे मूव करूंगा। और पेपर में ये डिसीजन इंस्टेंट नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हें मॉक देने पड़ेंगे, मॉक के अंदर ही वो स्ट्रेटजी एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ टाइम अपन देखते हैं ना मैच में कोई एक ऐसा शॉट खेल देता है जो बिलीव नहीं किया जाता, उस बिलीव नहीं किए जाने वाले शॉट के पीछे सालों की मेहनत है ना। सूर्य कुमार का जो तुम लोग जो स्कूप देखते हो, अरे भाई यार ये खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता, वो पिछले 10 to 15 ईयर कंटिन्यू उस चीज के लिए पर्टिकुलर वे में मेहनत कर रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे ये बॉल आएगी तब ऐसे खेलना है तब ऐसे खेलना है। तो ये जजमेंट जो है ना मॉक से ही आएगा। तो मॉक के अंदर जो स्ट्रेटजी तुम्हें एक्चुअल कैट के अंदर रखनी है या जो चेंजेस करने हैं वो अटेम्प्ट के टाइम तुम्हें देखने होंगे। टाइम ट्रैकिंग देखो, रियल कैट में भी तुम्हारे माइंड में एक चीज हमेशा रहेगी, टाइम ना चला जाए, टाइम ना चला जाए। तो एक आदमी की हैबिट होती है सॉल्व करते करते टाइम देखने की। अब ये स्ट्रेटजी गलत है कि मैं टाइम नहीं देखूंगा फटाफट सॉल्व करूंगा, नहीं। स्टार्टिंग से हैबिट डालो कि सेट सॉल्व करते करते कुछ सॉल्व हुआ, टाइम देखा, टाइम देखा। क्योंकि पेपर के अंदर वो प्रेशर बहुत हाई लेवल का लगता है, यार सिर्फ 40 मिनट में से 20 मिनट बचे, सिर्फ 10 मिनट बचे, तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि कुछ पोर्शन सॉल्व करते ही टाइम देख लूं, सो दैट मुझे एग्जाम डे भी नॉर्मल डे लगे। देखो ऐसी कोई भी चीज एग्जाम वाले दिन ही नहीं करनी जो तुमने पहले कभी ट्राई नहीं की। तो जो जो प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग मॉक तुम्हें उन पे काम करना है। काम रहने का मतलब यहां से क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि मैंने ना बहुत अच्छे मॉक में स्कोर किया, सेक्शनल अच्छा दिया, पीवाईक्यू बना दिए, क्लास में मेरा बेस्ट स्कोर आता था, पर पेपर में कई बार स्टार्टिंग की 10 मिनट गलत सेट डिसाइड हो जाता है, स्लोट डिफिकल्ट आ जाता है। उस टाइम पता चल जाता है कि यार पहला सेट तो गलत हो गया, तो वहां पैनिक नहीं करना। 10 मिनट के बाद भी यू गाइज लेफ्ट विथ 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, और एक अच्छा और क्वालिटी लर्नर जिसने पूरी साल मेहनत की है लास्ट के 5 to 7 मिनट में एक सेट कंप्लीट अच्छे लेवल पे सॉल्व कर सकता है। बट उसके लिए तुम्हारे अंदर वो विल पावर होना चाहिए कि भैया मैंने जो पूरे साल हार्ड वर्क पुट किया है उसमें 5-10 मिनट अगर ऊपर नीचे हो भी गए ना, तो मेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं 2 सेट तो बना दूंगा। तो कई बार अगर पेपर गलत भी स्टार्ट हो जाए या पेपर के अंदर स्टार्टिंग एरर आ जाए तो उसके साथ पैनिक नहीं होना, काम रहना है। वो 40 मिनट तुम लोगों से कोई नहीं छीन सकता, वो 40 मिनट है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे एफर्ट्स लगाने हैं तुम्हें। वो 40 मिनट तुम्हारे पूरे 1 साल की मेहनत है, तो उस 1 साल की मेहनत के लिए काम रहना तुम्हें सीखना होगा। ड्यूरिंग मॉक ये बातें बहुत अच्छे से माइंड में रख लेना। चलो आगे, आफ्टर मॉक 3 स्टेज थी,
बिफोर मॉक क्या चाहिए बता दिया, अभी अगर ज्वाइन कर रहे हो बिफोर मॉक की पोजीशन में हो, आफ्टर 1.5 मंथ तुम ड्यूरिंग मॉक की सिचुएशन में हो, और उसके बाद हर मॉक के बाद ये आफ्टर मॉक है। सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ लोग कैट के अंदर फेल इसलिए होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कि वो मॉक को एनालाइज करना बेवकूफी समझते हैं। भाई कम मॉक दो, कम क्लासेस लो, कम टीचर से पढ़ो, कम सेट सोल्व करो, सब चीजें अपनी जगह सही है, बट जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। जो पढ़ो इतना सॉलिड पढ़ो कि उसके अंदर से कुछ आया गलत नहीं करूंगा। बच्चे हर बार आंख बंद करके सिलेबस पूरा करने के पीछे इस कदर पागल हो जाते हैं कि उनको नहीं समझ में आता कि सिलेबस तो तब पूरा करना होता है जब एग्जाम सब्जेक्टिव हो, कि मैं 26 पेज की जो नोटबुक है वो लिख के आऊंगा, तब जाके मुझे एग्जामिनर 10-12 नंबर दे देगा। इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव है बेटा। पूरे रफ पेज में तुमने क्या किया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुमने कौन सा आंसर टिक किया, फर्क पड़ता है तुमने थीटा में क्या आंसर सही टिक किया। इसलिए तुम्हारी जो अप्रोच पिछले 10-15 सालों में रही है सब्जेक्टिव पेपर को लेके, यहां ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाती है। इस बात को डाल लो अपने दिमाग में। सिलेबस से ज्यादा मैटर करता है जो पढ़ा है वो सॉलिड पढ़ो, इस लेवल पे पढ़ो कि सामने वाला किसी भी लेवल का पेपर सेट कर दे, तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो इसके अंदर सबसे पहले रिव्यू एवरी क्वेश्चन। ये मत सोचो कि मुझे डीआई नहीं आता, मुझे गेम एंड टूर्नामेंट नहीं आता, वेन डायग्राम नहीं आता। टाइम है तुम्हारे पास। कई बार कई चीजें स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कई बार होता है, कॉलेज में कई बार होता है, पहले दिन किसी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था, दोस्ती नहीं थी। रियलाइज करो उस चीज को और रियल लाइफ में देखो, आज वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या वो बहुत अच्छा नोन है। क्या वो पहली मीटिंग इतनी अच्छी थी? जरूरी नहीं है ना। ऐसा ही टॉपिक्स के साथ है, किसी किसी को मैक्सिमा समझ में नहीं आएगा, मिनिमा समझ में नहीं आएगा, किसी को गेम एंड टूर्नामेंट समझ में नहीं आएगा। बट अगर तुम उस टॉपिक पे टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील करोगे, फैमिलियर होगे, सेट रिवाइज करोगे, बार बार सेम सेट लगाओगे, टाइमर लगा के सेट लगाओगे, तो एक टाइम जो तुम्हारे लिए मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन था, मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन होता है। कुछ चीजें वक्त मांगती है, उनको देना जरूरी है वो टाइम। तुम लोग हर बार इतना जल्दी करते हो चीजें सीखने में कि हमारा दिमाग तो आइंस्टाइन का है। ये भूल जाते हो कि अपना दिमाग एक नॉर्मल इंसान का है, जिसको हर नई चीज को अडॉप्ट करने में, सीखने में एक प्रोसेस टाइम है जो लगेगा ही लगेगा। सो सेल्फ डाउट मत करो, अपनी मेहनत को 2x 3x कर दो। एनालाइज अ करेक्ट अटेम्प्ट। बहुत बड़ी गलती करते हैं, सही अटेम्प्ट करने वालों को तो कंसीडर ही नहीं करते। सही अटेम्प्ट में टाइम बचाया जा सकता है। लाइक मुझे वेन डायग्राम या फिर डीआई का कोई सेट बहुत अच्छे से आता है, पाई चार्ट बहुत अच्छे से आता है, मैंने पाई चार्ट का सेट 6 मिनट में सॉल्व किया। क्या मैं थोड़ा सा और बेहतर एनालाइज करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके उसी सेट को 4 मिनट में कर सकता हूं? कर सकते हो। जो इंसान करेक्ट करता है ना क्वेश्चन, वो इंसान, उसमें टाइम रिड्यूस किया जा सकता है। अपनी बेस्ट चीजों पे टाइम रिड्यूस किया जा सकता है। सेट को रीडिंग करने का जो तरीका है वो बदला जा सकता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने और ऑप्शन एलिमिनेशन को भी इजी किया जा सकता है। ठीक है, टाइम स्पेंड इस पे बहुत मैटर है भाई। अगर कोई ऐसी चीज है जो हर मॉक में हो रही है, तो ये चीज याद रखना वो पेपर में भी होगी। इसीलिए एरर हुआ, कई बार बहुत सारे केसेस में से कोई केस स्किप करना हुआ, केस नहीं सोच पाना हुआ, अगर किसी मॉक के अंदर अच्छे स्कोर ना आए तो डीमोटिवेटेड होना। तो टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है उन सारी चीजों पे जो तुमने एरर की है। अब इतना सब कुछ करने के बाद दो चीजें करनी है, आइडेंटिफाई। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। क्या मैं एलआर का सेट अच्छा बनाता हूं कि डीआई का, या एलआर बेस्ड डीआई का, या क्वांट बेस्ड पजल का, या वेन डायग्राम, या गेम एंड टूर्नामेंट, या अरेंजमेंट, या सिलेक्शन बेस्ड पजल, या कॉइन बेस्ड पजल, या बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हाँ मिसलीनियस, या रीजनिंग बेस्ड डीआई। इन सब पे तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और ये इंडिविजुअली हर बच्चे की अलग अलग है, और इसमें तुम्हें खुद से काम करना पड़ेगा। नो वन कैन हेल्प यू। री अटेम्प्ट सेट, अपने आप को फोर श्योर मत समझो। अगर मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से बताऊं तो आज से 4-5 साल पहले अगर किसी सेट को मैंने तुम्हें सॉल्व करवाया है, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन था, आज आफ्टर 5 ईयर उसका सॉल्यूशन और अपग्रेड हुआ। रीजन,
क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया, बार बार सॉल्व किया, तो हर बार एक बेहतर तरीका निकल के आया। तो री अटेम्प्ट से तुम्हारी क्लियरिटी ऑफ थॉट आती है। इसमें छोटे नहीं हो जाओगे कि सर ने 200 सेट करवा दिए, मैं तो दोबारा क्यों करूं, मुझे तो आता है। नहीं भैया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, उतनी बार करो कि उस टॉपिक या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का सेट कभी भी कोई भी कैसे भी बना दे, डेटा चेंज कर दे, रेप्लिका चेंज कर दे, तुम्हें विद इन अ सेकंड ये आइडिया लग जाए कि भैया इसके अंदर ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो जो चीज करवा रखी है, जो चीज कर रहे हो वो सॉलिड है, उस सॉलिड चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है बेटा। लर्न फ्रॉम सॉल्यूशन। कई बार तुम्हें सेट बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो कोई गलती नहीं है इसमें। डोंट वेस्ट योर टाइम, 2-3 घंटे से दिमाग खराब कर रहे हो। एक बार सॉल्यूशन देख लो। हो सकता है वैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुमने पहले नहीं किया हो सकता है कि तुम्हारा माइंड उस लेवल पे ट्रिगर नहीं हो सकता है कि तुम्हारा माइंड उस चीज को सॉल्यूशन में ना देख पा रहे हो। तो उसके लिए ये कोई भी बड़ी बुरी बात नहीं है कि एक बच्चा 30-40 मिनट का अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन पहले देख ले, अपनी गलतियां एनालाइज कर ले और फिर खुद के दिमाग से उसे सॉल्व करे। और ये कैट में तो बहुत मैटर करता है। कैट के तो बहुत सारे सेट में सिली एरर्स होती है, टाइपो होता है, तो अपना टाइम इन्वेस्ट करने से पहले सॉल्यूशन एक बार चेकआउट कर लिया करो। हाँ, मेंटेन एन ईयर एरर लॉग। मतलब क्या हुआ, अपनी जो एरर है, चलो हो गई एक बार, थीटा में एरर हो गई, सिलेक्शन में एरर हो गई, सेट सिलेक्शन में एरर हो गई, और वेरिएबल मानने में एरर हो गई, केस बनाने में एरर हो गई, डेटा रीड करने में एरर होगी, प्लस में ऐड करने में एरर होगी। नेवर एवर रिपीट अ एरर। बहुत बढ़िया बात कही गई है किसी के द्वारा कि अगर तुम लोग एक गलती पहली बार करते हो, इट्स ओके, ठीक हो जाती है इंसान से। दोबारा करते हो तो भी ठीक ठाक है, कई बार हो जाता है कि तुम लोगों ने नहीं ध्यान दिया। थर्ड टाइम वो गलती नहीं है, वो चॉइस है। और अगर तुम लोग एक गलती को रिपीट मोड पे कर रहे हो तो तुम्हारी चॉइस और वो पेपर के उस पर्टिकुलर टाइम में चॉइस बन के रहेगी। तो अपनी एरर को मेंटेन करके चलो। ट्रैक योर प्रोग्रेस। एलआरडीए की बात कर रहे हो, यहां पे वेन डायग्राम, गेम एंड टूर्नामेंट और रूट एंड नेटवर्क के बाद जो डीआई का पोर्शन है जिसमें बार ग्राफ और लाइन ग्राफ आता है, तो लाइन ग्राफ में अपना खुद का लाइन ग्राफ मेंटेन करो कि तुमने वीकली कैसे अपने आप को इंप्रूव किया है, कहां स्टैंड करते थे, कहां पहुंच रहे हो। ये पूछना खुद से बहुत जरूरी है और खुद को खुद एप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। हर बार गुमनामी की जिंदगी जीना जरूरी नहीं है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो डंके की चोट पे बोलो मेहनत कर रहे हैं, और एक दिन में नहीं पहुंचे यहां पे, लगातार 6 मंथ एक पर्टिकुलर वे में जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो करके तुम यहां पहुंचे हो। और हर कोई पहुंच सकता है। एक चीज ध्यान रखना, यहां प्रोफाइल मैटर नहीं करती। 10th में क्या थे, 12th में क्या थे, ग्रेजुएशन में क्या थे। इन लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, ऑल अबाउट योर रिविजन, इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ सेट, इट्स ऑल अबाउट वेराइटी ऑफ सेट प्लस क्वालिटी ऑफ सेट। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है ये गेम चेंज कर देगी तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रेशन में। एक एक बात को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। होप सो क्लास के हर बच्चे को समझ में आया है। अगर तुम लोग फ्री में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी की यूट्यूब पे या फ्री क्लासेस में देख लो, और अगर प्लस में पढ़ना चाहते हो तो LRDA 2.0 ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अनअकैडमी पे आता हूं 8 PM लाइव। बिना कोई डिले के हर बच्चे को फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ क्लासेस ज्वाइन करनी है। आई एम टारगेटिंग अराउंड 700 प्लस लाइव सेट, 300 प्लस DPP सेट, तो 1000 ऐसे सेट जो तुम्हारा इस साल का LRDA 02 हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। अगर कोई भी चीज तुम्हें नहीं समझ में आई या कोई और डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में देख लेना, लाइक कर देना, प्लस सब्सक्राइब कर लेना चैनल। कमेंट में बता देना कि ये स्ट्रेटजी और ये जो चीजें मैंने प्लानिंग के साथ बताई है कैसा लगा तुम लोगों को। होप सो कि तुम लोग 1 by 1 इन चीजों को फॉलो करोगे और आने वाले टाइम में LRDA का जो फियर है वो तुम्हारे माइंड से बिल्कुल गायब होने वाला है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और हर चीज का सॉल्यूशन अनअकैडमी के लाइव ऐप में कैट कैटेगरी में तुम्हें मिल रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय। लेट्स क्रैक इट गाइस।